आज जब हमारी चर्चा समापन की ओर होगी, यानी 6 बजे के आसपास, तभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का और झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद न भाषण, न रैली, न रोड शो, नो हल्ला नो गुल्ला। और 20 तारीख को फिर मतदान। एक उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर एक लंबे अरसे बाद, मुझे तो याद नहीं आता कि कभी बाई इलेक्शन इतना हाई प्रोफाइल रहा हो, वो भी तब जब बड़े बहुमत की सरकार एक ही पार्टी की केंद्र और राज्य में हो, एक ही राजनीतिक उसकी विचारधारा की, जितना ये उपचुनाव रहा है। तो इसके पीछे कुछ वजह तो है, अन्यथा उपचुनावों को ये कह के दूसरे राजनीतिक दल छोड़ देते थे या बराए नाम केवल औपचारिकता के लिए लड़ते थे कि भाई जो सत्ता में है वो जीतेगा, काहे को एनर्जी लगाएं, क्यों अपना पैसा और श्रम समय खर्च करें ज्यादा। लेकिन इस बार 9 सीटों के विधानसभा उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में, जबकि ये इन 9 सीटों के जय पराजय से उत्तर प्रदेश सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा अंकीय दृष्टि से, गणितीय दृष्टि से, फिर भी हंगामा है बरपा। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3-4 महीने से प्रचार में है, 3-4 महीने से रोजगार मेला लगाए हर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता सरकार ने। इन सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के जो लंबित परियोजनाएं थी सब सैंक्शन हुई। मुख्यमंत्री जी एक सीट पर, 9 सीटें हैं तो हर सीट पर कम से कम पिछले 90 दिनों के भीतर 4-4, 5-5, 6-6 बार गए हैं, 5-5, 6-6 बार 90 दिनों के भीतर। और अखिलेश यादव जो निकलते ही नहीं थे बाई इलेक्शन में, कहते थे भाई बाई इलेक्शन में हम नहीं जाएंगे, ये मेरे स्तर का नहीं है, मैं केवल जनरल इलेक्शन में निकलूंगा, नो बाई इलेक्शन। वो अखिलेश यादव हर सीट पर जा रहे हैं, कुछ सीटों पर 2-2 बार जा रहे हैं वो भी, और रोड शो भी कर रहे हैं, सभा भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में प्रचार कर रहे हैं। जबकि अखिलेश जी ने एक बार ये आजमगढ़ जाने से इसलिए मना कर दिया था, जबकि धर्मेंद्र यादव वहां चुनाव लड़ रहे थे, कि बाई इलेक्शन में नहीं जाऊंगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे, निरहुआ जीते थे। फैक्टर था गुड्डू जमाली फैक्टर, वो गुड्डू जमाली तब बसपा में थे, आज सपा में आ चुके। और इस चुनाव में एक और बड़ी चीज है, समाजवादी पार्टी को इंडिया अलायंस के नाम पर कुछ भी समर्थन सहयोग इस बाई इलेक्शन में नहीं मिला है, कतई जीरो है सहयोग समर्थन। जो कुछ है वो जुबानी जमा खर्च है, बाकी है जमीन पर नहीं। आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने एक सीट ममता बनर्जी के कहने से कमलापति त्रिपाठी जी के वंशज को दे दी थी कि भाई चलो ममता जी दीदी ने कहा है दे दो। वो टीएमसी बाई इलेक्शन में कहीं नजर नहीं आई ना, कि अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा लगा के एक सभा ही कर देती दीदी ना। कांग्रेस कह रही हम तो गांठ जोड़ ली है सपा से। उस कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर नहीं किया, कोई रैली नहीं की, कोई रोड शो नहीं किया, ना राहुल जी झांके, ना प्रियंका जी झांकी, ना खड़गे जी झांके, ना कुछ नहीं। एनसीपी वाले भी नहीं, और एनसीपी वालों ने तो कुछ चुनाव में अपने उम्मीदवार भी इन बाई इलेक्शंस में उतार दिए। तो कुल मिला के वो जो एक मानचित्र था इंडिया अलायंस, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस, वो भी छिन्न भिन्न हो गया। उत्तर प्रदेश का मतलब सपा समाजवादी पार्टी, बाकी कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगी जी और सपा की ओर से अखिलेश यादव।
इन्हीं दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। यही दोनों चेहरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े प्रतिनिधि चेहरे हैं इस दौर में। क्योंकि मायावती जी भी बिल्कुल सिरे से गायब इस उपचुनाव की लड़ाई में, कांग्रेस भी बिल्कुल गायब, तो बचे दो ही, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। इन्हीं के बीच में मुकाबला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 20 तारीख को इन 9 सीटों पर वोट नहीं पड़ेगा, इन 2 चेहरों पर वोट पड़ेगा। और 23 तारीख को उसी का रेफरेंडम जो है उसका परिणाम आएगा, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में या अखिलेश यादव के पक्ष में। 23 तारीख को, इसीलिए ये 23 तारीख बड़ी है, इसीलिए ये चुनाव बड़ा है उत्तर प्रदेश का। ये 27 की प्रस्तावना होगी, जो भी परिणाम आएगा वो 27 के विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना होगी, भूमिका होगी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे इलेक्शन ट्रेल पर, कैंपेन पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर बहस में चलते हैं। आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को होने वाले 9 सीटों के उपचुनाव में सोमवार को प्रचार का आखिरी दिन रहा। इस आखिरी दिन में सियासी दलों ने हर वो आखिरी दांव चला जो जीत के लिए जरूरी लगा। आखिरी दिन अखिलेश यादव से लेकर योगी और ओवैसी तक, जयंत चौधरी से लेकर चंद्रशेखर तक, सभी ने रैली, रोड शो और जनसभाओं में अपना जोर दिखाया। 9 सीटों का ये उपचुनाव सभी के लिए खास है, लेकिन इसमें सीधी टक्कर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच है। और यही वजह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने लोकसभा चुनाव वाले पीडीए के पैटर्न पर ही उपचुनाव में उतरे हैं। सभी 9 सीटों पर प्रचार भी किया है। प्रचार के आखिरी दिन तक वो बीजेपी की दरारों में झांकते दिखे। मुस्लिम बहुल सीटों के साथ साथ उपचुनाव में कई सीटों पर सपा के लिए कसौटी और चुनौती दोनों हैं। आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। अगर लखनऊ वाले नारा कोई दे रहे हैं तो दिल्ली वाले उस नारे को नकार दे रहे हैं। वही बुनियादी बातें, खाद उपलब्ध नहीं है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी हुई है। इन्होंने हार के डर की वजह से, जो अपना इनका इंटरनल सर्वे है और लोगों की चर्चा जब हुई और उसकी भनक पड़ गई कि लोग इन्हें वोट डालेंगे इनके खिलाफ, तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस के किसी बड़े नेता का साथ न मिलना भी सियासी चर्चा और चौकल्लस का सबब है। वहीं बीजेपी की ओर से वैसे तो तमाम नेता मैदान में रहे, लेकिन सीएम योगी ने कमान अपने हाथ में रखी है। विकास, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व की धुरी पर सीएम योगी ने जमकर पसीना बहाया है। उनके बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने माहौल भी गरमाया हुआ है, लिहाजा उनके लिए भी ये लिटमस टेस्ट है। भव्य कार्यक्रम काशी का रहा हो, चाहे वह दीपोत्सव का भव्य आयोजन अयोध्या धाम का हो, चाहे वह गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से प्रयागराज से जोड़ने का हो, चाहे वह 2025 का भव्य और दिव्य कुंभ का हो, ये केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर सकती है। समाजवादी पार्टी का कोसों दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफई परिवार का विकास। सपा बीजेपी के अलावा बीजेपी के सहयोगी जयंत चौधरी, बसपा सुप्रीमो मायावती, एआईएमआईएम वाले ओवैसी और आजाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर के लिए भी खुद को साबित करने का इम्तिहान है। हालांकि मायावती ने जिस जोर शोर से ऐलान किया, उस तरह से मैदान में नहीं उतरी। चंद्रशेखर दलित मुस्लिम समीकरण के जरिए कुछ पाने की उम्मीद में हैं, तो वहीं यूपी के मैदान में ओवैसी ने भी कुंदरकी और मीरापुर सरीखी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश की है।
इस उपचुनाव में ओवैसी के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ अखिलेश यादव भी खूब रहे हैं। कैसे जीतना चाहते हैं, सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं घर में, डीएम साहब से सीधा ही ले लो। चुनाव काहे को करा रहे, जनता वोट देगी। 400 पार ला रहे थे, 40 पार नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। आप समझे, ये जनता है, अच्छे का दिमाग ठीक कर देती है। और ये सत्ता परमानेंट नहीं होती, ये भी बात आप मेरी याद रखना। सत्ता परमानेंट नहीं है, सत्ता आने जाने वाली चीज है। आज उनके पास है, कल हम जैसे कमजोरों पे आ गई तो कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। और आप सोचो, 7 साल से जो मुख्यमंत्री वो ये लोग कहते फिर डर जाओ डर जाओ, हम पे होती ताकत, हम होते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो जो विरोधी है उसको भी कहते हैं कि अगर कोई परेशान कर दे तो हमें बता दें। बहरहाल वैसे तो सभी दलों के लिए अहम है ये उपचुनाव, इसीलिए सभी दलों ने चले अपने अपने दांव। अब जब प्रचार के बाद वोटिंग के लिए शुरू हो गया है काउंटडाउन, तो सवाल यह है कि उपचुनाव के बिसात पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है। किसका पलड़ा ज्यादा भारी, यही बड़ा प्रश्न है। और 23 तारीख को फैसला भी इसी का होना है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी साहब का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता। रोहित जी का बहुत स्वागत है। सतीश प्रकाश जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सतीश जी का बहुत बहुत स्वागत। सतीश जी से बात शुरू करूँगा, फिर इधर से इस ओर चलूँगा। सतीश जी, पहले एक माहौल बनाया गया कि भाई मायावती जी ने अब मीटिंग बुला के कह दिया कि अब की बिल्कुल प्राणपण से बिल्कुल कमर कस के बाई इलेक्शन लड़ेंगे और धुआंधार इलेक्शन लड़ेंगे। कहा गया कि सब लोग उतरेंगे, आनंद भी उतरेंगे, आकाश भी उतरेंगे, बहन जी भी उतरेंगी, सतीश मिश्रा भी रहेंगे, सब रहेंगे बिल्कुल चकाचक। बाद में पता लगा ना जी कोई नहीं रहेगा। उम्मीदवारों से कह दिया कि भैया तुम अपना देख लो, जैसे लड़ते हो लड़ लो, नहीं तो अपना देखो समझो। क्यों? पहले ऐसी खूब खबरें छपी कि मायावती जी ने गुप्त बैठक बुलाई, फिर बताया लगा नहीं सार्वजनिक बैठक बुलाई है, फिर लगा पूरी रणनीति तय हो गई है। अब बसपा ने अपना अब तक का इतिहास पलट दिया है, इस बार वो बाई इलेक्शन लड़ेगी और धुआंधार लड़ेगी। लेकिन वो कोई मामला दिखा नहीं, कहीं घर से नहीं निकली बहन जी यूपी में। सतीश जी, क्या लगता है इसके पीछे? जी 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 देखिए भारतीय राजनीति का और स्पेशली उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि पहले चुनाव कहीं ना कहीं जनमानस के मुद्दे के ऊपर चुनाव होते थे, जो लोगों की समस्या है उनके ऊपर चुनाव होते थे। लेकिन आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति का मूड बदला है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुद्दे बदले हैं और उत्तर प्रदेश में बस एक ही तरह की राजनीति हो रही है। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठ करके चुनावी सभा में या किसी सार्वजनिक मंच से अगर ये कहते हैं कि कटोगे या बटोगे, एक वर्ग विशेष को आप धमका रहे हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ आप बीजेपी के नहीं है, मुख्यमंत्री तो आप सबके। लेकिन ऐसी स्थिति में देखिए महंगाई चरम पे है, लेकिन पूरे चुनाव में अगर आप सतीश जी वो तो ठीक है चरम पे। मैं ये दूसरी बात, एक मिनट बाबू, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। सब चीजें चरम पे हमने मान ली, तो ये बताने मायावती जी, आनंद और आकाश क्यों नहीं निकले सतीश मिश्रा, ये तो पूछ रहा हूँ। बाकी सब बात ठीक है, आज तो प्रश्न ही दूसरा है। आज अब ये प्रश्न नहीं है, जब आज प्रचार बंद हो रहा है तो अब ये प्रश्न नहीं है कि महंगाई चरम पर है ना। अब तो जनता ने मन बना लिया, 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। अब आज मेरा प्रश्न ये है, ये लोग निकले क्यों नहीं? पहले इतना ढिंडोरा पीटा गया, फिर निकले क्यों नहीं? ये रणनीति में अचानक तब्दीली क्यों? सिर्फ इतना सवाल है। नहीं देखिए रणनीति में चेंज नहीं है मेरे हिसाब से। तमाम लोगों को, बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम उसके वोटर्स को ये लग रहा था। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी, बहुत सभी समय पर जाकर के अपने कैंडिडेट तमाम क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने कहा, और जिस तरह से उन्होंने एक्टिव किया पूरे के पूरे संगठन को। हाँ, निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि लीडर्स को जाना चाहिए था। हालांकि तमाम जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके हाथ में ये चुनाव है। हाँ, ये सवाल आप कह सकते हैं कि जो स्टार प्रचारकों में अगर आप बहन जी देखेंगे, क्योंकि बहन जी आपका महाराष्ट्र का भी चुनाव देख रहे थे और आपका ये झारखंड वाला चुनाव में भी उन्होंने एक यात्रा एक बाकायदा चुनावी रैली भी करी है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरह से योगी जी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक चुनावी समझौता सा हो गया है कि आप इधर से, ठीक है, इस डर से बहन जी, इस डर से बसपा अलग हो गई। ठीक है सतीश भाई, इस डर से बसपा अलग हो गई। उनको लगा कि नहीं, ये गेम तो भाजपा और सपा के बीच में ही सिमटा जा रहा है, तो ये राजनीति में डर नहीं होना।
अगर डर है तो सियासत नहीं, मत मैं करिए। डर नहीं है। नहीं, सतीश जी आएंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे। अगर राजनीति में डर है तो मत करिए ना। आप क्या सोचते हो सड़क पर जब ट्रैफिक नहीं होगा तब हम मोटरसाइकिल चलाएंगे? ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा। बोले जब कोई नहीं सड़क पर होगा तो मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैं ट्रैफिक में ही गाड़ी चलानी पड़ेगी और सियासत करनी है। सपा ने कोई और होगा, भाजपा ने कोई और नाम की पार्टी होगी। ऐसा हो सकता है कि धरती ब्यूरो खाली हो, बोले नहीं बहन जी तब निकलेंगे जब बिल्कुल सब खाली होंगे, कोई नहीं होगा। और बड़ी विनम्रता से मैं कहूंगा, सतीश भाई ने जो कहा कि जमीन के कोऑर्डिनेटर से, वो बसपा के काडर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता, जनता नहीं जानती। हाँ, कोऑर्डिनेटर को पत्रकार नहीं जान रहे, जनता कहां जान लेगी कौन कोऑर्डिनेटर है, कौन क्या है। अच्छा, इतनी जल्दी जल्दी बात फेरबदल भी हो जाता है, जिसका नाम याद करो, आज याद किया रामलाल और बस पता लगा कल तक श्यामलाल हो गए, रामलाल को तमिलनाडु भेज दिया। इसलिए वो विषय नहीं, बसपा में लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में बहन जी को, या बहन जी के बाद जो मैंने कहा आकाश या आनंद या एक पादान और नीचे और सतीश जी, बस दैट्स ऑल। बाकी बसपा काडर के लोग जानते होंगे उन लोगों को, और किसी को नहीं। ये उतरे तो प्रचार है, नहीं उतरे तो नहीं। रोहित अग्रवाल जी, प्रचार समाप्त हो जाएगा जब बहस समाप्त होगी, तब तक प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। आपकी पार्टी एक सीट लड़ भी रही है, उस सीट की स्थिति क्या और पूरे चुनाव की स्थिति आरएलडी को क्या दिख रही? क्योंकि मेरे ख्याल से शायद आरएलडी इकलौती पार्टी है पूरे चुनाव में, एलाइज की दृष्टि से देखे, उधर वाले में भी इधर वाले में भी, जो कहीं खड़ी है। ठीक, अदरवाइज बीजेपी के बाकी 3 भी नहीं है कहीं, और कांग्रेस इंडिया अलायंस के तो जो 70 दल हैं वो सब कहीं कोई नहीं, केवल जोशी जी लड़ रहे हैं अकेले, क्या बिछड़े सभी बारी बारी, बाकी सब चले गए। इनकी तरफ से आपके उधर से राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया, तीनों आउट, रिंग में कोई नहीं है, केवल जयंत है रिंग में, भाजपा सपा सब मिला के। रोहित जी, देखिए अमिताभ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रिंग के बाहर सब चले गए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को पार्टी इन वेटिंग बना दिया। समाजवादी पार्टी की जो बेइज्जती की थी कांग्रेस ने, उसको कहीं ना कहीं उनकी हैसियत दिखा दी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने, और कम से कम रीढ़ की हड्डी दिखाई उन्होंने समाजवादी पार्टी ने, और ये कहने की हिम्मत दिखाई कि तुम्हारा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का तो पूरी तरीके अच्छा से क्या ऐसा कहते मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? नहीं, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ कहा उन्होंने, और ऐसा ही कुछ स्थिति साफ कर दी उन्होंने। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे। कहते 5 सीट से कम पे हम नहीं लड़ेंगे। कौन समाजवादी पार्टी? कैसी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का निरंतर अपमान किया। इन्होंने हरियाणा में अपमान किया। हरियाणा में कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनको काहे की सीट दे देंगे? सीट माँग रहे हैं ये लोग। तो समाजवादी पार्टी ने वही चेहरा, वही शीशा उनको दिखा दिया कांग्रेस को कि भैया तुम्हारी भी अब कोई हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि अगर हम सीट नहीं देंगे तो तुम लड़ भी नहीं पाओगे। भाई अगर समाजवादी पार्टी ने सीट नहीं दी थी तो कांग्रेस लड़ सकती थी, स्वतंत्र थी। अब स्थिति ये कि राहुल गांधी उसके बाद आ चुके हैं, और राहुल गांधी आने के बाद भी उन्होंने आपने स्थिति देखी ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर नाम तक नहीं लिया उन्होंने, किसी भी स्थिति में नाम नहीं लिया उन्होंने कि साहब किसको वोट देना है उपचुनाव में। तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाप्त करने का जो काम किया है, वो उन्होंने अपने गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस को भी समाप्त कर दिया है। और रही बात मीरापुर के चुनाव की, तो माननीय जयंत चौधरी जी आज वहां रोड शो कर रहे थे, तो जो भीड़ उमड़ी है वो कहीं ना कहीं ये जवाब दे रही है कि जाति और धर्म से ऊपर उठ के अब जनता समझ चुकी है कि ये बांट रहे हैं पीडीए के नाम पे, अब ये बांट रहे हैं पीडीए पीडीए चिल्ला के धर्म और जातियों के नाम पे, तो अब ये बंटने वाले नहीं है। और 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर ही नहीं आया, मीरापुर में लोग इंतजार करते रहे। अखिलेश जी ने कहा था कि साहब हम मीरापुर की रैली करने आ रहे हैं, वहीं हिडन 1 घंटे दूरी पे हिडन पे उनका हेलीकॉप्टर उतरा था, पर मीरापुर नहीं गए। तो अब आप स्थिति समझ सकते हैं कि अगर कोई बड़ा नेता अपनी रैली ऑर्गेनाइज करके वहां पे लोग नेता आ जाए, नहीं जहाज अगर नहीं है तो हिंडन से तो मीरापुर मतलब कार से भी चले जाओ तो कोई समस्या नहीं, वो तो बगल में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कार से भी अगर वो नहीं गए तो उसका रीजन तो अखिलेश यादव जी बेहतर बता सकते हैं कि भैया वहां पे क्या स्थिति ऐसी की उत्पन्न हो गई थी कि आप कार से भी वहां पे आपने जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वहां पे भीड़ ही नहीं थी। लोगों ने कहा अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, जाति की राजनीति नहीं चलेगी, और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को नकारने का काम किया है। अब स्थिति
चीज साफ हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर कि एनडीए के साथ जनता भी है, विकास के साथ। अच्छा, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण जनता कह रही है कि भैया अगले 2.5 साल तक तो योगी जी ही मुख्यमंत्री रहने हैं और एनडीए की सरकार रहनी है। तो ऐसी स्थिति में इनको चुन के और खाली इनको ये बहाना दे दें हम इनके विधायकों को कि भैया हमारी सरकार आएगी तब तुम्हारा काम करेंगे, सरकार तो है नहीं, तो इनके विधायकों को चुने क्यों जनता? जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है कि भैया हम सरकार के ही विधायकों को चुनेंगे ताकि ठीक। वो कम से कम सरकार जी। से हमारा काम तो करवा ठीक है, पाए। ये एक प्रैक्टिकल बात है और ये जनता के बीच में रहती भी है कि भाई काम कौन कराएगा। जोशी साहब, बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन मैं शुरुआत में से कह रहा था, अगर आपने सुना होगा, अखिलेश जी सामान्यतः अपने गठबंधन को में बड़ा दिल दिखाते हैं, चाहे मायावती जी से अलायंस करें, चाहे किसी की, और कोई बड़ा नेता कुछ फोन करके बोल दे तो उसकी बात मान भी लेते हैं। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि भाई अखिलेश एक सीट हमको दो लोकसभा की, तो उन्होंने छोड़ दी, लड़ लो। कमलापति जी के परिवार का बच्चा लड़ा। लेकिन इस बार हम देखें कांग्रेसी भी दरवाजा बंद कर लिए, बोले ना हम जोशी जी लड़े, हमसे मतलब नहीं। ठीक, बाकी सब काम कर रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन चुनाव पर नहीं बोल रहे ना। दूसरा, टीएमसी भी चली गई, जिसको आपने एक लोकसभा की सीट दी थी। ऐसा होता बहन जी, अरे वाह, ममता जी भी, वहां तो चुनाव है नहीं। बाकी कहीं मुझे आ जाती, एक रैली कर देती अखिलेश जी के साथ, थोड़ा इनका भी मोरल बढ़ता, वो भी नहीं आई। कांग्रेस भी, एनसीपी वालों ने 2-4 जगह अपने कैंडिडेट ही लड़ा दिए। इंडिया अलायंस इस छोटे से बाई इलेक्शन में दरक गया। जोशी जी, ठीक बात है कि नहीं? अमिताभ जी, जी पहले आपकी बात का ही जवाब दे दूं, फिर रोहित की बात का जवाब दूंगा। जी। पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हरियाणा में माननीय अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को समर्थन देने का काम करा और हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि वहां पर वो बड़े भाई की भूमिका में थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोक सकते हैं, और रोक के दिखाया भी 2024। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे 2 दलीय व्यवस्था है, कोई किसी के साथ एडजस्ट हो जाए, इंजन के साथ चिपक जाए डब्बे। लेकिन यहाँ पर चुनाव जो होता है उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो सकता है। डब्बे अलग लग सकते हैं अन्य पार्टियों के, छोटी पार्टियों के, लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में साफ साफ है। और कार्यकर्ता लड़ाने का काम कर रहे हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी का जो चेहरा है वो आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा चेहरा है। और निश्चित तौर पे जो पीडीए को साथ लेके जो उन्होंने आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन काफी बड़ा आंदोलन हो गया है, और वो परिणाम में बताता है। हम और आप तो परिणाम की राजनीति करते हैं, परिणाम कस के बता देता है किसकी कितनी सीटें, 37 हमारी, 6 कांग्रेस की, बताने को काफी है। देश की 3रे नंबर की पार्टी है, पूरा गणित है, साफ है। और अब जो परिणाम आने वाला है, 20 तारीख भी आ गई, 23 को परिणाम है, परिणाम आके बता देगा, स्कोर बता देगा, उसमें हमने क्या बोलना। लेकिन रोहित भाई को आज अपडेट नहीं है। रोहित भाई हमारे छोटे भाई हैं, चूंकि वो भी राजनीति में, लेकिन इनको बताना चाहता हूँ, आज माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ मीरापुर में सभा करने गए हैं, मैंने उसका लाइव देखा है भी, और मैं इसलिए आपको अपडेट कर रहा हूँ। कोई इसमें मेरी हीन भावना नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है। हो जाता है कई बार आदमी अपने पारिवारिक उसमें राजनीतिक कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण नहीं जानकारी रख पाता। और उस दिन जो हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया, वो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो उड़ने नहीं दिया, वो सरकारी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारी वहां पर माननीय अखिलेश यादव जी की रैली हो गई। चाहे तो आप कहेंगे तो मैं माननीय अग्निहोत्री साहब को भेज दूंगा, वीडियो मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। पहला समझे। और आपकी चिंता है अगर हमारे प्रति, क्योंकि ये पुराने साथी हैं और कहीं ना कहीं हमसे प्यार करते हैं, तो इनको हमारी चिंता है कि माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ, छोटे भाई भी हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी वहां पर नहीं पहुंच पाए, तो इनको चिंता थी। आज इनकी चिंता दूर हो गई है, माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां पर रैली कर दी है। दूसरा विषय, और अब तो बहुत जल्द चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की दहलीज पे है। आज परिणाम आपने बताया कि 6 बजे सब प्रचार खत्म हो जाएगा, जब तक हमारी आपकी बहस खत्म होगी। और अब तो हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 20 तारीख को वोट हो जाएगा, 23 तारीख को हम लोग सब बैठेंगे और पता चल जाएगा कि लोग आपकी बात जो वोट है किसको दे। बस लास्ट बात, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस लास्ट बात, एक बात कि ये जो चुनाव है आज कौन जीतेगा, ये बटेंगे तो कटेंगे वाले लोग जीतेंगे या जोड़ेंगे और जीतेंगे, ये विचारधारा की लड़ाई है। ये विचारधारा में लोगों को वोट देना है, और जो
जो विचारधारा जो जीतेगा वो विचारधारा जीत गई। ये बात सच्चाई है कि बटेंगे तो कटेंगे ठीक है, या जोड़ेंगे और जीतेंगे ठीक है जोशी जी, इस पे ठीक, चुनाव हो रहा है। ठीक। 2-3 बातें मुझे समझ आती, फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा, भाजपा का प्रश्न लूंगा। हमारे पहले संपादक थे नरेंद्र मोहन जी, वो जागरण के मालिक भी थे और चेयरमैन भी थे और संपादक भी थे। जोशी जी की पार्टी के लिए मुझे याद आया दृष्टांत, वो कहते थे कि भाई अग्निहोत्री तुमने सोमवार को बड़ी अच्छी खबर लिखी, तो सोमवार को बधाई मिल गई, मंगल को भी लिखनी होगी ना अच्छी, कि सोमवार को अच्छी लिखी थी ये कब तक चलाओगे ना। हर सुबह खबर होनी चाहिए अच्छी। वैसे मैं जोशी साहब से कहूंगा, राजनीति भी वैसा ही पेशा है। हर चुनाव में विजय होनी चाहिए। एक चुनाव की विजय का आंकड़ा बार बार काम नहीं आ सकता ना। विजय का दोहराव होता रहे। एक बार की जीत जोशी साहब संयोग मान ली जाती है। सरल भाषा में तुक्का भी बोलते लोग उसको, बोले भैया फलन वक्त तुक्का लग गया, एक बार विधायक रहा, दोबारा फिर कुछ हुआ नहीं। ठीक, जीत जब आप कई राउंड दोहरा देते हैं तो माना जाता कि नहीं अब ये मजबूत है। कोई 4 बार का एमएलए है, 5 बार का एमपी है, उसको आप तुक्का नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने कहा ये बहुत जरूरी चीज है कि 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर उपचुनाव में वो उपलब्धि कायम नहीं रही तो 24 की उपलब्धि 23 तारीख को काम नहीं आएगी। जोशी जी ये जान लो, ये बड़ी विचित्र गणित है राजनीति की। 24 का परिणाम 23 को काम नहीं आएगा, 23 तारीख को ना, 23 तारीख वाला परिणाम ही काम आएगा। ओपी सिंह जी, एक तो जोशी जी ने कही जो बात कि द्विदलीय व्यवस्था हो गई उत्तर प्रदेश में, मैं उनकी बात से सहमत हूं। 80% द्विदलीय व्यवस्था हो गई, 20% में बाकी सब है, इंक्लूडिंग बसपा, कांग्रेस एंड ऑल, जो बाहर हैं इस 2 खेमों से, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, 23 को तय हो जाएगा। आज अखिलेश जी ने कहा ये बाबा साहब वर्सेज बाबा की लड़ाई है, बाबा साहब वर्सेज बाबा। ओपी सिंह जी। आफ्ताब जी, मैं जोशी जी बड़े विद्वान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, मैं उनके दोनों विचारधाराओं से सहमत हूँ। नंबर 1 की विचारधारा की जीत होगी, ये बात पक्की है, और 2014 से विचारधारा की ही जीत हो रही है और किसी चीज की जीत नहीं हो रही है, विचारधारा की जीत हो रही है। जैसे इनकी विचारधारा है एमवाई किसी चुनाव में पीडीए विचारधारा है, हमारा जो है विकास है, कानून व्यवस्था है, जन कल्याणकारी योजना है, तो ये तो विचारधारा ही तो है ना, जिसका आपस में लड़ रहे हैं। आपने कहा ना 2 चेहरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, तो 2 विचारधारा भी लड़ रही है। और 14 से ये विचारधारा कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार कोई नया विचारधारा आके लड़ गया। दूसरी बात, जोशी जी ने एक बात और सत्य कहा कि 80% उन्होंने कहा कि बस 2 दलों की लड़ाई है, तो इन्होंने इंडिया गठबंधन को तो इसे भी नकार दिया कि इंडिया गठबंधन कहीं है भी नहीं। और मैं तो इतने दिन से आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन केवल चुनाव में हमको सुनाई पड़ता है, बाकी तो सबने सबसे बदला ले ही लिया। चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव और चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का एक इतिहास है, एक चुनाव तक एक गठबंधन। आप बताइए ना आफ्ताब जी, कोई आपके जानकारी में हो कि वो चुनाव एक चुनाव में जो गठबंधन रहा हो बसपा से, सपा का, कांग्रेस से या अन्य दलों से, वो दूसरे चुनाव में भी रहा? कहीं एक तो बताइए। आप टिकट को लेकर देख लिए, मांगे 5, आके उतरे 2, अंत में 0, कुछ नहीं, हाथ छुड़ा के चले गए, इनका कोई नेता तो आया नहीं। तो जहां अहंकार हो, जहां ये हो कि हम ही हम हैं, मेरे एको अहम द्वितीयो नास्ति। और दूसरी वजह देखते हम लोग बचपन में देखते थे ना, लाउड स्पीकर में तावा चलता था, कभी कभी उस सुइया फंस जाती थी तो उसी गनवा को बार बार रिपीट करता था तब तक जब तक वो लाउड स्पीकर वाला उसको पकड़ के छोड़ता नहीं था। ये भी विचार नहीं है। 24 में संविधान, आरक्षण बचाओ, पीडीए, उसी को फिर बजा रहे हैं
कह रहे ना बाबा साहब का संविधान एक तरफ, अरे बाबा साहब का संविधान था जोशी जी तो कांग्रेस के सहयोगी थे, क्यों नहीं बाबा साहब को जो है आपने जो है भारत रत्न दिलवा दिया? काहे नहीं दिलवा दिया? दिलवा दिया होता, चौधरी चरण सिंह को दिलवा दिए होते, कर्पूरी ठाकुर को दिलवा दिए होते, जयप्रकाश नारायण को दिलवा देते, आप जो है बाबा साहब अंबेडकर जी को दिलवा देते। तब तो गलबैया करके घूम रहे थे, समर्थन दे रहे थे, तब आपको बाबा साहब का याद नहीं है। और दूसरी बात, आप जोशी जी जरा करीने से सोचिए कि जब आपकी 4 बार सरकार थी तो आपने जानते कि इसका सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया, सबसे ज्यादा आपने दलितों का उत्पीड़न किया, सबसे ज्यादा। कभी डिबेट होगा मैं इसको साबित कर दूंगा कि आपने दलितों का किया, उनके अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़वाया, उनके घरों में आग लगवाई, और दूसरा मुसलमानों को केवल भड़काने का काम किया। मैं तो कह रहा हूं ना, मेरी केंद्र प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं के लाभ आज मुसलमान ले रहे हैं, छोटा बड़ा मुसलमान ले रहा है। आप भी गिना दो, आप बता दो, आप कहो कि साहब हाँ हमारी भी उपलब्धि है, हमने जो है कब्रिस्तान की दीवार बनवाई थी, सैफई महोत्सव कराई थी। हाँ भले अयोध्या में नहीं दिया, मथुरा में नहीं दिया, काशी में नहीं दिया, ये नहीं दिया क्योंकि हमारी विचारधारा वो भाजपा की विचारधारा से तालमेल नहीं खाती है। बिल्कुल जोशी जी ने कहा, विचारधाराओं की लड़ाई। एक तरफ विचारधारा जो है वो कब्रिस्तान की दीवार की है, तो दूसरी तरफ विचारधारा सबका साथ सबका विकास। इनका विचारधारा तो है सबका साथ सफाई का विकास। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है दोबारा में आते हैं, ठीक दोबारा में आते एकदम ठीक है। ओपी सिंह जी एक मिनट रुकना होगा। एक चीज जरूर है, मैं वो सतीश जी आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी एक चीज जो मुझे अखरती है वो ये अखरती है कि 10 साल केंद्र की सरकार कांग्रेस की, मनमोहन सिंह जी की आपके समर्थन से चली। आपका यानी नेताजी का एक टेलीफोन डॉक्टर लोहिया को भारत रत्न दिलवा देता, नहीं हुआ, होना चाहिए था, नहीं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुष रन मारे, आपके गुरु वशिष्ठ थे वो। सब लोग उन्हीं का ताबीज पहनते हो, उन्हीं से कुल गोत्र आपका डिफाइन करते हो अपना। आपने दुनिया की चिंता की कि इसको दिला दो, उसको दिला दो, इसको पद्म भूषण, उसको विभूषण, लेकिन ये चिंता नहीं की कि हमारे जो वैचारिक गुरु हैं डॉक्टर लोहिया, उनको भारत रत्न मिल जाए। ये मिलना चाहिए था। नेताजी के एक टेलीफोन का मसला था, अब बहुत जोर उनको लगाना पड़ता तो चल के जाना पड़ता, उतने में हो जाता। और नहीं तो वो सुरजीत से कह देते तो भी उनको कुछ नहीं करे, कामरेड सुरजीत से कह देते तो भी हो जाता, अकेले उन्हीं कहने से। लेकिन नहीं किया उन्होंने, ये चीज थी। खैर सतीश जी, जोशी जी ने एक बड़ी बात कही और मैं उनकी बात से सहमत हूं। 80%, मैं उसमें बस बैरियर लगा रहा हूं, 80% यूपी की राजनीति बाइपोलर हो गई है। 20% बचा है जो बाइपोलर से बाहर है, उसमें सारे दल हैं, छोटे बड़े सब। आप सहमत हैं? 80% वोट बैंक 2 पार्टियों के बीच में शटल करेगा, बीजेपी एंड समाजवादी। ये बात जोशी जी कह रहे पूरा हो गया, मैंने इसमें 80% का राइडर लगाया जी। लेकिन हाँ ये सत्य है कि यूपी की पॉलिटिक्स बाइपोलर के रास्ते पर है, लगभग बाइपोलर हो गई। सतीश जी नहीं, देखिए मैं पिछली बार जो अपनी बात शुरुआत करी थी कि उत्तर प्रदेश में राजनीति की शुरुआत धार्मिक पोलराइजेशन से शुरू होती है, और वो धार्मिक पोलराइजेशन धीमे धीमे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पोलराइजेशन में बदल जाता है। और इसको हवा बाकायदा एक सोची समझी रणनीति के तहत बाकायदा बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने दोनों ने मिलकर के ये खेल रचा, और जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की राजनीति से कहीं ना कहीं उल्टे सीधे आरोप लगा करके बहुजन समाज पार्टी को इस तरह की जो धार्मिक पॉलिटिक्स हो रही थी, कहीं ना कहीं मजबूरी में उसका सामाजिक एजेंडा कमजोर हो गया। क्योंकि देखिए आप इस बात को मान लीजिए, ये मैंने बात पिछली बार भी कही थी कि धर्म की राजनीति को खत्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे कर देना। अखिलेश जी जब सत्ता में थे तो उनको दलित मूवमेंट कभी समझ में नहीं आया,
दलितों के ऊपर उन्होंने कितने कितने 1 लाख दलितों को बाकायदा रिवर्ट किया सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा निर्णय के बहाने। ये जिस जनेश्वर पार्क की बात करते हैं वो मान्यवर काशीराम जी के पार्क को इन्होंने बाकायदा जनेश्वर पार्क बना दिया। मान्यवर काशीराम जी के नाम पर एक सहारनपुर मेडिकल कॉलेज था, उसका भी नाम बदल दिया। जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है उसका नाम साहूजैन मेडिकल कॉलेज था। तो अखिलेश जी कहीं ना कहीं आप देखेंगे, योगी जी और अखिलेश जी कहीं ना कहीं एक दूसरे का प्रत्युत्तर दिखाई देते हैं, एक दूसरे का विकल्प बन के दिखाई देते हैं। दोनों पार्टियां, चाहे वो समाजवादी सतीश पार्टी जी, हो चाहे वो हमने आपकी बीजेपी एक बार हो, सतीश भाई एक मिनट, हम आपकी बात से सहमत हैं, सारी बात हम मान भी लें, तो भी आगे बढ़े तो आगे बढ़ के नतीजा ये दिखता है कि बसपा मार्जिनलाइज्ड हो गई, यूपी की राजनीति बाइपोलर हो गई, बात खत्म। आप इस बात से सहमत है ना? बसपा, कांग्रेस और छोटी छोटी जितनी भी पार्टियां हो, कैप्टन डॉक्टर अयूब से लेके जितनी पार्टियां, सब मार्जिनलाइज्ड हो गई। 80% वोट दो पार्टियों के बीच में शटल कर रहा है जी। देखिए एक चीज बता दो कि ये जो उपचुनाव है एक मायने में उपचुनाव थोड़ा सा नहीं, ना उपचुनाव नहीं, मेन चुनाव 24 का डाटा देख लो। 80% वोट, रुक जाओ भैया रुको, 80% वोट भाजपा और सपा के बीच शटल कर रहा है। 80% लोकसभा की बात कह रहा हूं, उपचुनाव क्या है? और 100% पोलराइजेशन तो पूरे विश्व में कहीं नहीं। निर्दलीय भी लड़ता ही है, 1% उनका भी वोट होता ही है। 100% वोट तो पोलराइज कभी नहीं हुआ बाइपोलर में भी, लेकिन 80% पोलराइज हो गया। सतीश जी, आप इस बात, बसपा इस बात से सहमत होना चाहिए कि नहीं? नहीं, मैं एक बात से बिल्कुल 100% आपकी सहमत हूं, लेकिन इस बात में एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी का ये गठबंधन आज का नहीं है। आप याद कीजिए, जब राजनाथ सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो बाकायदा मुलायम सिंह जी ने जानबूझ करके बहुजन समाज पार्टी के 35 विधायक उनको उकसाया, बाकायदा तोड़ने वाले। देखिए, बहुजन समाज पार्टी तोड़ती है समाजवादी पार्टी, सरकार बनती है बीजेपी की, बाकायदा राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं, और राजनाथ सिंह जी जो मुख्यमंत्री बनते हैं बाकायदा मुलायम सिंह जी के संरक्षण में पूरी सरकार चलाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अच्छा, आप एक मिनट सतीश भाई, आप क्या ये कह रहे हो कि मुलायम सिंह जी का जनसंघ और आरएसएस से रिश्ता था, ऐसा कह रहे हो? आप मेरी बात सुनिए ना, अगर मैं अपनी आपकी बात को, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं आपके इस चैनल पे माफी मांगूंगा, तमाम लोगों से पूछिए। एक मिनट, बड़ी बात कह दी आपने, बड़ी बात। जोशी जी ये बड़ा आरोप है। सतीश जी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह ने बसपा तोड़ी राजनाथ सिंह की सरकार बनवाने के लिए। जी देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है अमिताभ जी, आपने जवाब देने का कहा तो मुझे जवाब देना है, लेकिन जो लोग खुली आंखों से राजनीति करें, मैं उनकी बात का जवाब देना पसंद करता हूं, क्योंकि हम लोग बहुत 3 दशक से राजनीति में। अब इनको जब 24 के आंकड़ों में 80% जब आप चीख के कह रहे हो, आंकड़े चीख के कह रहे हो, वही समझ में नहीं आ रहे। और मेरे ख्याल से, मैं इनकी उम्र तो नहीं जानता, लेकिन इनके पॉलिटिकल साइंस पे मुझे आश्चर्य है। ये जिस तरह के पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं वो पढ़ते रहे, मेरे को कोई दिक्कत है नहीं। और निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से किसने लड़ाई लड़ी ये प्रदेश और देश को पता है, और आज भी कौन लड़ रहा है ये भी देश और प्रदेश को पता है। किसने हाफ करने का काम करा ये भी पता है। अब नई नई बातें कहने से मेरे को लगता है अब कोई फायदा नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं तो केवल माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जी ठीक है। अब सतीश जी, एक छोटा सा प्रश्न है, जो जोशी जी ने कहा कि भाई हम भाजपा से लड़ रहे हैं, इसका रिकॉर्ड है, और बसपा ने तो कई बार भाजपा के साथ अलायंस करके सरकार बना ली। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर विधानसभा में आप देखेंगे, जब जब अखिलेश जी कहीं ना कहीं योगी जी को उकसाते हैं तो सड़क के ऊपर कहीं ना कहीं किसी मुस्लिम भाई को अपनी जान गंवानी देती है। कोई ना कोई मुस्लिम भाई जेल में चला जाता है, किसी ना किसी मुस्लिम भाई का एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन कहां आप देखिए, कहीं ना कहीं यही एक खेल है, क्योंकि अखिलेश जी भी ये जानते हैं। पर आप ये चाह रहे हो कि जैसे मायावती जी मौन रहती हैं, घर में रहती है, वैसे अखिलेश जी भी रहें? आप ये चाह रहे हो कि जैसे बहन जी घर में रहती हैं, मौन रहती हैं, ना बोलती है, ना चलती है, ना कहीं भाषण, ना कहीं रैली, वैसे अखिलेश यादव रहे, आप ये चाहते हो? नहीं,
नहीं, आप मेरी बात को सुनिए। हाँ। देखिए मेरी बात को सुनिए, मैंने ये कहा कि अगर विधानसभा के अंदर आप दो मुख्यमंत्री अखिलेश जी का और योगी जी का वार्तालाप देखेंगे तो आप उसमें ये पाएंगे कि जैसे जैसे योगी जी और अखिलेश जी के बीच में कटुपराक्ष होते हैं तो सड़क के ऊपर कहीं ना कहीं किसी मुस्लिम भाई को, चाहे वो नेता हो चाहे वो व्यापारी हो, या तो उनका एनकाउंटर होता है या वो जेल में जाते हैं या उनकी हत्या हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है सतीश जी, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, अब रुकना होगा। मैं रोहित जी के पास चलूं। ठीक, बड़ी विचित्र बात है। मुझे समझ जहां तक आया, विधानसभा वाला दृष्टांत दे रहे हैं सतीश बाबू, उसके बाद अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई थी। अब अतीक और अशरफ को वो नेता और व्यापारी मान रहे हैं, तो भी प्रणाम है। उत्तर प्रदेश उनको न नेता के रूप में जानता है न व्यापारी के रूप में जानता है, उनको सिर्फ माफिया के रूप में जानता है। ठीक, और अगर बसपा उनको इंडस्ट्रियलिस्ट जेआरडी टाटा के बराबर रखना चाहती है तो बसपा को प्रणाम। ये नहीं कह दिया कि वो गांधी के बराबर थे। ठीक है, एक दुर्घटना हुई, जिन लोगों ने मारा वो भी जेल में है, और क्या करें? हत्या होगी तो हत्यारे पकड़ लिए गए, जेल में है, कानून अपना काम कर रहा है, और क्या हो सकता है इसके अलावा? और भाई मैं इस बात से सहमत नहीं कि अखिलेश यादव को पूरा अधिकार है विपक्ष के नेता होने के नाते बोलना चाहिए उनको, और मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है सदन का नेता होने के नाते ताल ठोक के जवाब देने का। खैर जोशी जी के पास आऊंगा तो समझ लूंगा। रोहित जी, दो ध्रुवों में उत्तर प्रदेश की राजनीति बट गई, दो इंजन, एक अखिलेश यादव एक योगी आदित्यनाथ, या एक भाजपा एक सपा। उसके पीछे डब्बे लगने हैं, वो 2 लगे 4 लगे 10 लगे, लेकिन अब राजनीति इससे इतर नहीं। आप सहमत हैं? देखिए अमिताभ जी, राजनीति हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है। राजनीति में आम आदमी पार्टी जिसने जनता को 2014 में किस तरीके से गुमराह किया और किस तरीके से उसने अपना विस्तारीकरण किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और उसके बाद आज क्या हश्र हो रहा है उस पार्टी का, जो सर्टिफिकेट दे रहे थे ईमानदारी का, आज वो खुद ही बेल पे बाहर हैं। जो कहा करते थे कि साहब आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने कुर्सी के लाभ में और लोभ में वो जेल के अंदर रहते हुए देश के पहले मुख्यमंत्री बने जो जेल के अंदर रहे। उससे पहले जो भी मुख्यमंत्री गया उससे पहले उसने इस्तीफा दिया, कम से कम इतनी नैतिकता दिखाई कि इस्तीफा दिया, उसके बाद जेल गया। परंतु आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल में गए एज अ मुख्यमंत्री, उन्होंने इस्तीफा देना उचित नहीं समझा। तो स्थिति साफ है कि राजनीति पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है। राजनीति में कब कौन आगे बढ़ेगा, कब कौन पीछे जाएगा, ये जनता तय करती है, ये कोई व्यक्ति तय नहीं करता है। देखिए 1989 में अगर समाजवादी पार्टी ने चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा ना दिया होता तो आज समाजवादी पार्टी अस्तित्व में ना होती, अस्तित्व में ही ना होती। आज तो ये राष्ट्रीय लोकदल की विंग होते कहीं ना कहीं, परंतु इन्होंने मुलायम सिंह जी ने अजीत सिंह जी को धोखा दिया और ये अपने अस्तित्व में आए और आज अपने आप को बहुत भारी राजनीति पार्टी बनते हैं। और आप खुद कह रहे हो कि साहब उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम 2 धुरी की बात करें, बाकी सब डिब्बे बन गए, तो समाजवादी पार्टी का भी उसके अंदर नाम आ रहा है। तो स्थितियां देखिए बड़ी गंभीर हैं और समाजवादी पार्टी का अस्तित्व कब खत्म हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी कानपुर के अंदर इकरा हसन जो कि इनकी सांसद हैं, महिला सांसद हैं, वो प्रचार करने आई इनके ही प्रत्याशी का, जो सोलंकी साहब की धर्मपत्नी है, उनका प्रचार करने आई और उनके साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके की अभद्रता की उसका वीडियो वायरल है पूरी तरीके से। किस तरीके से प्रत्याशी को मंच पे आके कहना पड़ा कि भाई महिलाओं का अपमान मत करिए, महिलाओं इस तरीके से मत करिए, कम से कम सांसद का तो अपमान मत करिए कि आप सांसद के साथ ही छेड़छाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरे देश के अंदर आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी की महिला सांसद खुद उनके ही कार्यकर्ताओं के बीच में सुरक्षित नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का तो सूरज कब डूब जाए ये तो मुझे लगता है। ठीक है रोहित बाबू। वो जोशी साहब, एक तो रोहित जी ने कहा कि सपा का सूरज कब डूब जाए कोई नहीं जानता। इकरा की बात की, इकरा नहीं है राजनीति में, लेकिन इकरा जिस परिवार की बेटी है वो परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की राजनीति में बड़ा चेहरा है, परिवार है, आप तो जानते ही हो, ठीक ना। और मुलायम सिंह की पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भी है, वो कीमती भी है। वो वीडियो मैंने भी देखा जिसकी चर्चा रोहित कर रहे हैं। क्या इरफान की पत्नी को आके कहना पड़ रहा है कि भाई मेरे अल्लाह के वास्ते कुछ तो रहम करो, ये सांसद है, महिला है,
और हमारे लिए प्रचार करने आई है। ये क्या जाके वहां कहेंगे कि इनके साथ छेड़छाड़ हुई? लेकिन आपका कार्यकर्ता माना नहीं, वो टूट पड़ा हारा के। एक ये विषय। और दूसरा जो बात सतीश भाई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब जब विधानसभा में अखिलेश यादव लड़े मुख्यमंत्री से, तब तब कोई बड़ा मुसलमान मारा गया। वो कहना ये चाह रहे हैं, जो मैं सही समझा, कि अखिलेश यादव लड़े इसलिए कि कोई मुसलमान निपट जाए। जो उनका भाव है वो ये है। सतीश जी, ये आरोप तो बड़ा है। कहूंगा पहले अपने लोकदल के साथी को जी कि भाई अब लगता है आप भविष्यवाणी कर का काम खोल लीजिए, प्रवक्ता का काम अगर निपटाना हो आपने तो, क्योंकि आप तो ज्योतिष का काम करने लगे, निपट जाएगी कौन निपट जाएगी। अभी कम से कम सम्मान करिए, जनतंत्र का आप भी उसका पार्ट है, कम से कम ये सम्मान कर लीजिए। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी सांसद के हिसाब से और देश की तीसरे नंबर की पार्टी के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, और आपके कितने सांसद है पहले तुलना भी कर लीजिए, और जनता ने तो तुलना कर ही दी है। अभी जोशी जी की बात, अभी जोशी जी आपकी बात आ रही है, आप बोलिए। कभी जी डिबेट नहीं करता, मेरा जी, हिस्सा है, बोलिए भैया। आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करना जी। आपको रोहित भाई कभी डिस्टर्ब नहीं करा जी जोशी जी। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता ने बता दिया कि कौन निपट गया था, किसको ताकत देकर किसको खड़ा करा, किसने करा, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अमिताभ जी बहुत सीनियर पत्रकार है, वो समझ गए मेरा इशारा कहाँ पर है, कौन जीरो पे आ गए थे, किनको खड़ा करा। माननीय अखिलेश यादव जी ने किनको राज्यसभा भेजा, और किनके एमएलए एक भी विहीन हो गए थे, एमपी विहीन हो गए थे, और किनके एमपी एमएलए आने लग गए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। इतिहास में दर्ज है रोहित भाई, मैं भी उससे नहीं बच सकता और आप भी नहीं बच सकते। पहला विषय तो ये है। और दूसरा विषय जो हमारे साथी कह रहे हैं, जो बसपा के मतलब चिंतक, दलित चिंतक कहना चाहूंगा, बसपा तो उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी शक्ति है, वो पूरा रिकॉर्ड है, सांसद कितने, एमएलए कितने हैं, वो तो पूरा रिकॉर्ड चीख के कह रहा है। तो निश्चित तौर पे मैं उनसे इतना कहना चाहता हूँ, जो राजनीति है, राजनीति में आंकड़ों का खेल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार की अप्रिय घटना बहुत सारे दलों में, मुझे याद आता है भाई मतलब आदरणीय अवस्थी जी, एक बार नगमा जी भी ऐसे कार्यक्रम में आई थी, उनके साथ भी हुआ, किसी भी महिला के साथ ऐसा हो सकता है। और मैं इस तरह के परम संस्कार के परिवार का नहीं हूँ कि मैं उसकी तारीफ कर दूं। अगर किसी भी दल में ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे चिंतन और मनन का विषय हो सकता है, और इसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है। ये इससे कोई बचा नहीं जा सकता। ये नहीं कि आज हमारे दल में हुआ, कल कांग्रेस में होता, हम इसकी तारीफ करते, हम इस तरह संस्कारवान राजनीति करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। दूसरा विषय, और आपके आंकड़े बताने को काफी, और आप तो अग्निहोत्री साहब डट के आंकड़ों के साथ खड़े रहते हैं। हमेशा आपने बोला, जिस दिन हम जीते थे उस दिन सबसे पहले बधाई आपने मुझको दी थी, मुझे वो प्रकरण अभी अच्छे से याद है। आपने कहा जोशी जी आपकी जीत हुई, आपकी बधाई है। ये आदमी के मूल्य होते हैं, जो उसके संस्कार होते हैं, वो झिझक नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर कोई कमियां हमारे अंदर है, हम उसमें सुधार करें, संगठन करें, माननीय अध्यक्ष जी करें। ये चीजों पे हमें निरंतर राजनीतिक जीवन हो या राजनीतिक पार्टी हो, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, इसमें सुधार की आवश्यकता होती है। और ये अन्य दलों में भी है, भारतीय जनता पार्टी के भी उस नेता के चित्र की, उनके नेता ने उस नेत्री के कहाँ हाथ लगा दिया था, वो मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, वो भी पूरे वायरल है। अमिताभ जी आपने भी वो देखे होंगे। ठीक है जोशी जी, लेकिन एक मिनट जोशी जी, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी इस पर कर दीजिए। सतीश भाई ने कहा कि जब अखिलेश जी विधानसभा में नेता थे, नेता प्रतिपक्ष, तो वो कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव योगी से टकराए, प्रवोक किया, तब कोई बड़ा मुसलमान मारा गया सड़क पर। देखिए भारतीय लोकतंत्र की सबसे तारीफ ये है कि सबको अपने विचार रखने का अधिकार है, और इस प्रदेश के जो अल्पसंख्यक है वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 403 में से एक विधायक का टिकट नहीं देती है। 9 टिकटों में से अब भी एक टिकट मुसलमानों को नहीं दिए हैं। कौन मुसलमानों को आगे लेकर आ रहा है, कौन उनको सामाजिक न्याय दे पा रहा है, और कितनी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए। हमारे आंकड़े चीख के चिल्ला रहे हैं। 9 में से 5 टिकट देने का साहस अगर किसी ने दिखाया तो माननीय अखिलेश यादव ने दिखाया, मातृशक्ति। कौन उनको आगे लेकर आ रहा है? ठीक। ये बात सतीश जी आप नोट करोगे, वो कह रहे हैं कि हमने 9 में से 4 या 5 मुसलमान दिए हैं। इससे साफ हो गया कौन किसके साथ है। ओपी सिंह जी,
सतीश जी कह रहे हैं कि जब जब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में विधानसभा में टकराव हुआ तब तब उसका परिणाम हुआ कि कोई बड़ा मुसलमान मारा गया। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कोई बड़ा कारोबारी या नेता। जी मैं सतीश जी के ज्ञान को प्रणाम करता हूँ, बहुत ज्यादा उनको ज्ञान अच्छी ज्ञान है। दिक्कत क्या है अमिताभ जी, आप इसको समझिए। समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, बड़ा नेता बताओ आप समझ रहे? समाजवादी पार्टी और बसपा ने वीर अब्दुल हमीद को अब्दुल कलाम जैसे और तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कभी मुसलमानों में लीडर नहीं माना, उनको महान पुरुष नहीं माना। इन्होंने किसको महान पुरुष माना? इन्होंने माना अतीक को, इन्होंने माना मुख्तार को, इन्होंने माना फूलन देवी को, इन्होंने माना विजय मिश्रा को। और जितने बड़े बड़े गुंडे और अपराधी माफिया मुसलमान थे वो बड़े नेता है। वीर अब्दुल हमीद नहीं है कोई। गाजीपुर में कभी समाजवादी पार्टी का सुना है? कोई गया हो उनके घर? भारतीय जनता पार्टी तो तमाम उनके स्मारक और तमाम चीजें बना डाली जब से सरकार बनी। आपने सुना कि अब्दुल कलाम के यहाँ कोई नेता गया हो इनके पार्टी का? तो दिक्कत ये है कि ये अपना बड़ा लीडर अतीक और उनको मानते हैं। और जब मारा जाता है, अपराधी मारा जाता है, वो नहीं मारा जाता अपराधी, तब इनको बड़ा दर्द होता है और ये उनके घर फातिहा पढ़ने चले जाते। मुझे याद है कि गाजीपुर में एक सकलडीहा जगह है अमिताभ जी, है 3 महीना पहले एलओसी पर एक सैनिक जो है मारा गया। अखिलेश जी गाजीपुर में गए, उसके घर नहीं गए और मुख्तार के घर जाके 2 घंटा 2.5 घंटा बैठे रहे भाईजान के साथ। तो दिक्कत ये है कि इनका यही है। दूसरी बात, आज ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव ने, बाला साहब ठाकरे ने, लालू यादव ने, ममता बनर्जी ने किसके खिलाफ अपनी पार्टी का गठन किया था? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। 1992 में मुलायम सिंह ने किसके खिलाफ पार्टी का गठन किया था? भाजपा के खिलाफ। बाला साहब ठाकरे ने भाजपा के खिलाफ किया था, टीएमसी ने बाला साहब किया था, लालू ने बाला साहब किया था। और विचारधारा क्या थी? और आज उस विचारधारा को प्रणाम करिए कि वही लोग कहाँ जा रहे हैं। अरे भैया जोशी जी, कांग्रेस के खिलाफ मुलायम सिंह यादव मीसा बंदियों को सम्मानित किया है और आज उनके पुत्र उस खानदानी पुत्र के गोद में जाके बैठ गया है और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। कह रहा है बस हम तुम बड़े भाई छोटे भाई, बाकी तो ये सब तो बेकार है। तो आप तो ऐसा नहीं मिलने गए हो, आप सब अपनी अपनी इज्जत बचाने गए हो। और आप जो है झूठा मनगढ़ंत, आप एक देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो आपने धोख खड़ा किया है, वो धोख मैं ये मानता हूं कि 2024 में जोशी जी आपको बधाई हो, वो धोख आपके काम आ गया, मैं मानता हूं। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं कि आपकी कुछ सीटें बढ़ गई। लेकिन जोशी जी, अंत में तो आप तो मतलब अगर सियार रंग करके शेर बन जाए तो कितना देर तक शेर बनेगा? अंत में तो उसको वापस सियार के भेष में आना ही आना है। तो 2014 से जब जहां इनको सत्ता जितनी भी लड़ाई हुई, कोई सरकार तो बनवा नहीं पाए, कोई सरकार तो बना नहीं पाए। ठीक है, ठीक जी, बिल्कुल ठीक। सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय कम है जी। हाँ, बस मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ ओपी सिंह जी, कि ओपी सिंह जी, आप ये फूलन देवी इस देश के गरीबों का अन्याय सहने वाली और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली एक महिला है और बाकायदा आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या करी, वही शेर सिंह राणा बाकायदा बिहार छोड़ करके भागा, वही शेर सिंह राणा आपकी उत्तराखंड की जो बीजेपी सरकार है उसके संरक्षण में बाकायदा पल बढ़ रहे हैं, बाकायदा सुरक्षित हैं। उनके ऊपर हत्या का आरोप है, उनके ऊपर जेल तोड़ने का, भारत की सबसे सुरक्षित जेल तोड़ने का आरोप है। लेकिन आपकी सरकार के अंदर में उत्तराखंड में शेर सिंह राणा बड़ी आरामदायक जीवन जी रहे हैं। फूलन देवी को बदनाम मत कीजिए, उनके साथ जो हुआ और उन्होंने उस अन्याय के खिलाफ जो स्टेप लिया, उनकी तुलना किसी माफिया से करना कहीं ना कहीं व्यापारी की बात कर रहे थे सतीश जी। क्या हुआ उस बड़े नेता बड़े व्यापारी का?
बताया नहीं नहीं, आपने आप कौन सुनिए, बड़ा सुनिए। नेता कौन बड़ा जी व्यापारी जी है। जी मैं सुनिए सुनिए सुनिए। अरे मैं कौन तमाम आजम मुसलमान खां बड़ा हालांकि नेता बड़ा समाजवादी व्यापारी पार्टी है, से लीडर बताइए है, ना। लेकिन जिस तरह का व्यवहार मैं लूंगा नाम। जी 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 नहीं ठीक है सतीश जी, फूलन देवी के साथ अत्याचार हुए, ठीक बात, लेकिन उसके बाद भी किसी भी सभ्य समाज में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो रास्ता स्वीकार नहीं हो सकता जिस पर फूलन चली। उसके पीछे के कारण क्या थे वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्यथा नहीं, अब नहीं आएंगे आप पास। अन्यथा तो सबको सबसे शिकायत है, बोले मेरे लड़के के स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, मैंने तमंचा निकाला और मैंने कहा ठाए ठाए प्रिंसिपल को दिया। ये को मतलब है? बाद में आप खड़े हो जाओगे, बोले उनने प्रिंसिपल को क्यों मारा, ये पता करिए, उनके बेटे को एडमिशन नहीं हुआ, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ। अच्छा जी, बोले राशन लेने गए, राशन नहीं मिला, गोली मार दी। बोले उनसी को राशन नहीं मिला इसलिए गोली मारी है, इसलिए गोली मारना पवित्र है। नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। राशन मिलना चाहिए, वो व्यवस्था दुरुस्त हो, मैं सहमत हूं, लेकिन राशन नहीं मिला आज सोमवार को तो राशन वाले को गोली मार दी, इस तर्क से भी ठीक नहीं। ये तो बिल्कुल लॉलेसनेस हो जाएगी, जंगल राज हो जाएगा। स्त्री हो पुरुष हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? स्त्री है इसलिए कोई वेटेज है, पुरुष है तो कम है? नहीं ना, अगला है तो नुकसान है, पिछड़ा है तो अच्छा है, ये सब भी नहीं चलेगा ना मित्र। रूल ऑफ लॉ तो रहना ही चाहिए ना। ठाकुर ब्राह्मण बनिया, इससे क्या मतलब है रूल ऑफ लॉ में? क्या समाज के किसी वर्ग को ही छूट है कि गोली चलाए? वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, छूट है क्या? भारतीय दंड संहिता न्याय व्यवस्था में कहीं लिखा है कि भाई इस वर्ग का आदमी होगा और उसमें अगर स्त्री होगा तो उसको छूट होगी, चाहे 10 मारे चाहे 20, उसके कत्ल पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। ये नहीं हो सकता सतीश जी, माफ करिए। नहीं रोहित जी, ये 27 का सेमीफाइनल माने इसको? नहीं, मुझे लगता है देखिए हम तो सेमीफाइनल सब मानने को तैयार हैं, पर एक बार समाजवादी पार्टी वालों से पूछ लीजिए सेमीफाइनल माने ना माने। 23 तारीख को कहीं कुछ और लेके बैठ जाए कि वो साहब वो चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी, डीएम साहब ने गड़बड़ कर दी, साहब लूट गया, बूथ लूट गया, उपचुनाव था, उपचुनाव तो सेमीफाइनल नहीं होता है, तो डिसाइड करवा लीजिए इनसे। अभी जोशी जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी आज मीरापुर गए थे। जोशी जी जानकारी को दुरुस्त रखो, नहीं गए, मीरापुर में कदम भी नहीं रखा, मंझुआ गए थे, वहां बिंद साहब लड़ रहे हैं आपके चुनाव। कम से कम ये तो स्थिति है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की कि पता ही नहीं है नेता कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। डर इतना ज्यादा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि जनता के बीच में जाएं तो जाएं कैसे। अच्छा जाके ठीक है रोहित, ठीक है भैया, रुक जाओ सर। जोशी साहब, सेमीफाइनल माना जाए 27 का तो अनलॉक कर दे, यही ओपी सिंह से पूछ लेंगे। हम इसको सेमीफाइनल माने 23 तारीख को का जो नतीजा है। देखिए सेमीफाइनल मेरे कहने से तो कुछ हो नहीं रहा। मैं तो इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो चुनाव होता है वो चुनाव निश्चित तौर पे अब ये 27 किस दिशा में जाएगा इसकी दिशा तय करने का काम करता है, और हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा जो भाई हमारे जानकारी दे रहे थे टीवी पे, उनकी पुष्टि के लिए अमिताभ जी मेरे पे आपका नंबर है, मैं भेज भी दूंगा अभी वीडियो मेरे पास है, क्योंकि मैं रोहित जी को भेज दूंगा। आप रोहित जी को बता दीजिएगा, ठीक हो सकता मेरा ज्ञान खराब होगा तो मेरे को बता दीजिएगा, इनका ज्ञान ठीक होगा तो इनको बता जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बात अनुभव की भी है। दूसरा विषय, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है, ये पीडीए प्लस इंडिया का चुनाव है, और हम निश्चित तौर पे कह रहे हैं सामाजिक न्याय का चुनाव है, जाति जनगणना का चुनाव है। इसी विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो नारा दिया गया है वो नारा इस देश की संस्कृति और इस देश की जो जमीन है उसमें कौन सा नारा फिट बैठता है, कौन से जुड़ेंगे ठीक है या बटेंगे ठीक है, वो देश प्रदेश की जनता बता देगी। ठीक, ओपी सिंह जी सेमीफाइनल माने या जोशी जी की भाषा में कहे 27 का इंडिकेटर माने, इंडिकेटर ये माने कि संकेतक 27 का में ऊंट किस करवट बैठेगा उसका। इसके पहले भी जी इसके जोशी जी थे हमारे साथ 4-5 दिन पहले डिबेट में, तो उस दिन जोशी जी ने कहा था कि हम मान लिया जाए, और 23 तारीख को आपने कहा कि इसी पर मैं डिबेट करूंगा और बुलाऊंगा। जोशी जी शायद लगता है डर गए,
उनको परिणाम के बारे में पता है। और आपको तो याद है इसके पहले 14 जितने चुनाव हुए हैं, हर चुनाव के पहले जो चुनाव होता था उसको ये मान के चलते थे कि ये सेमीफाइनल है। आज जोशी जी क्या हो गया, आपको कहने में क्या जाता है, कहिए कि 9 के 9 जीतेंगे और ये सेमीफाइनल नहीं पूरा फाइनल है। अरे सत्ताधीश तो आप बन ही चुके हैं, कागज पर बैनर पर तो आपकी पार्टी में लग चुका है 27 का सत्ताधीश कौन, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। तो आपको कहने में क्या दिक्कत है, 27 का सत्ताधीश तो आपने एक दिन चैनल पर डिबेट भी चलाया था अमिताभ जी, आज से 15 दिन पहले कि 27 का सत्ताधीश। तो भैया सेमीफाइनल मान लो इसको जोशी जी, क्या दिक्कत है। बिल्कुल हर चुनाव जो है वो अगले चुनाव का दिशा निर्देश तय करता है। ठीक बात। और मैं इस बात से सहमत हूँ, जोशी जी सहमत हो या न सहमत हो, डरे हो, लेकिन हर चुनाव अगले चुनाव का वो एक प्रकार से सेमीफाइनल होता है। विचारधाराओं की पुष्टि होती है, कामकाज की पुष्टि होती है, जिसकी बदौलत जिस चीज को विचारधारा और काम को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं, इन सारे चीजों की पुष्टि चुनाव में होती है। ठीक, इस बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर चुनाव अगले चुनाव की भूमिका लिखता है, बिल्कुल सच बात है। एक लोक जीवन में हम लोग देखते हैं, जोशी जी ने कहा, विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा ये लड़ाई पीडीए और इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। पीडीए तक मैं ठीक सहमत हूँ, इंडिया गठबंधन का मामला अब थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब उसमें ना पड़ो, वो कुंभ में खो गया। अभी कुंभ लगा नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन खो गया बिना ही लगे कुंभ में। बाबा सन्यासी आने लगे तो भीड़ तो हो ही गई, वहाँ खो गया कहीं। होता क्या है कि बिटिया की शादी में जोशी जी कार्ड छपाते हैं क्या, तो उसमें नीचे स्वागत तो सुख और दर्शनाभिलाषी और उत्तरापेक्षी करके 3-4 कॉलम में 150 नाम लिख देते हैं, फूफा का, मामा का, चाचा का, दाएं का, बाएं का, और नीचे लिख देते मेरे चाचू की, मेरी बुआ की शादी में जरूर आना, तो 10-20 बच्चों के नाम उसमें लिख देते हैं। ठीक, वहां तक ठीक है नाम लिखना, लेकिन कम से कम उनको ब्याह में उपस्थित तो होना चाहिए। फूफा, मामा, मौसा सबका नाम लिख दिया, दर्शनाभिलाषी में वो आई नहीं, तो स्थिति खराब हो जाती है। इंडिया गठबंधन में जितने 36 दल हैं, मैं तो हैरान हूं, एक रैली राहुल जी कर लेते अखिलेश जी के साथ तो कौन सी मुश्किल थी। नहीं, उन्हें करना भैया अपना रायता खुद समेटो, हम नहीं आते। ऐसा भी नहीं कि व्यस्त हैं सब लोग इतना, हमारी जैसे गरीब लोग तो है नहीं कि भाई क्या करें, ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं मिला, बस जाती नहीं वहां तक, उन्हें तो अपने जहाज से चलना। बोले गुड्डू चला तो चल जाएगा जहाज, बोले मजबा तो मजबा आकर रुक जाएगा। उन्हें कोई अपना सामान तो पैक करना नहीं, होल डाल नहीं हुआ। आपने टीएमसी के लिए एक सीट छोड़ी थी जोशी जी। ममता बनर्जी के पास उत्तर प्रदेश में वोट नहीं, ये सच है, लेकिन चेहरा बड़ा है। अखिलेश जी के साथ आके खड़ी होती एक रैली में तो एक मैसेज जाता कि भैया इंडिया अलायंस लड़ रहा है। मैं ये कहूंगा कि इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट नहीं कर रही अभी, आगे कर जाए मैं ज्योतिषी नहीं, अभी नहीं कर रही जोशी जी ना। जीत आपकी होगी, हार भी आपकी होगी। आपकी हार में एक महीन बात कह रहा हूं जोशी जी, आपकी हार अगर हुई उपचुनाव में तो उसमें कांग्रेस एक पैसे का दोष नहीं लेगी, उल्टे आपसे आपका चकल्लस और करेगी आपसे कि बड़े होशियार बन रहे थे, देख लो। जैसी चकल्लस आपने हरियाणा में उनके साथ की। इसलिए ये विषय है जो मुझे लग रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एज ऑफ नाउ सतीश भाई मेरी समझ कहती है बाइपोलर हो गई बाइपोलर। जो बीएसपी का तर्क है या जो उसका चिंतन है वो जमीनी जरूरतों को समझ ही नहीं पा रहा। बोले भाई बहन जी क्यों नहीं निकली, बोले बहन जी इसलिए नहीं निकली कि अखिलेश यादव और योगी जी ने दूसरी टोन सेट कर दी चुनाव की। तो भाई साहब आप घर से नहीं निकलेंगे, बोले नहीं आप नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना, लड़ाई तो लड़नी होगी।
ये खबरें कहाँ से आई थी कि अब आनंद लीड करेंगे और धुआंधार लीड करेंगे और 9 सीटों पर गर्दा उड़ा देंगे क्या? फिर आपने छोड़ दिया, बोले भाई चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम क्या? अब जो अपना 10-20 लाख रुपया फूंक के चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मनस्थिति क्या है सतीश जी, सोचो आप क्या? वो इस भरोसे चुनाव में पर्चा भर दिए कि आप आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे क्या? उन्हें लगा बहन जी आएंगे तो मेरे भी भाग जाग जाएंगे, चलो लगा दो 50 लाख। उनके हृदय क्या आर्तनाद सुनो, उनकी पीड़ा समझो। मैं व्यावहारिक बात कह रहा हूं, जो लोग जमीन की राजनीति जानते हैं वो मेरी बात सहमत होंगे, सेमिनार वाले समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन जमीन वाले समझ जाएंगे क्या? जिसने पैसा लगा दिया, चुनाव लड़ लिया और नेता नहीं आया प्रचार में, मीरापुर में चुनाव हो और जयंत नहीं निकले, तो वो तो डूब गया, बर्बाद हो गया। जिसने पैसा लगाया चुनाव लड़ा क्या, वो तो बर्बाद हो गया। मंजवा से लेके कठेरी तक और इरफान के यहां से लेके और कुंदरकी तक और करहल तक अखिलेश यादव नहीं जाए क्या? भले वो ये तर्क दे देते कि बहन जी नहीं निकली, मैं भी नहीं निकलूंगा, तुम्हें मेरी कसम हम नहीं जाएंगे, तो भी इनके कार्यकर्ता तो डूब जाते, प्रत्याशी डूब जाते। पता नहीं किसी ने खेत बेच के चुनाव लड़ने का पैसा जुटाया हो, क्या किया हो। योगी जी नहीं जाए तो मैं कह रहा हूं 90% तो प्रत्याशी टिकट वापस कर देता। वो कहता ना जी हमें यहां छोड़ दिया लटकाने के लिए। नेता आता है तो एक हवा बनती है, एक माहौल बनता है, एक रिदम तय होती है इलेक्शन की, ये तो नेता का काम है। और बड़े नेता को क्यों लोग बुलाना चाहते हैं? बुलाना भी सरल नहीं है जोशी जी, बड़े नेता को बुलाने में भी 50 लाख से 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। नेता का आना सरल है क्या सतीश जी? फिर भी आदमी करता है क्योंकि चेहरों की बड़ी भूमिका है राजनीति में। अब कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ये जो जनादेश आएगा, ये 27 की प्रस्तावना और भूमिका हमको दिखा देगा, एक झलक दिखला देगा, एक रोशनदान खोल देगा 27 की दिशा में, और 2 चीज़ों को तय कर देगा कि भाजपा का जो परिणाम रहा था लोकसभा में, भाजपा उससे उबर कर फिर से पहले जैसी प्रभावशाली हो पाई कि नहीं, और सपा के पास जो चमत्कारिक ढंग से परिणाम आया था, सपा उसको होल्ड कर पा रही है या नहीं। इससे फेयर कुछ नहीं हो सकता, ये जनता तय कर देगी 23 तारीख को। इसके अलावा और कोई व्याख्या हो नहीं सकती। 6:07 हो गए हैं, प्रचार भी समाप्त हो गया 7 मिनट पहले। अब घर घर जाइए, अलख जगाइए, पांव पांव प्रचार करिए। अब माइक, माला और मंच तीनों बंद हो गए। धन्यवाद।